Hello everyone, welcome to my channel English Said Net. So, today our topic is the Anglo-Saxon period. अगर आप इस चैनल पे नए हैं so please subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. So हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में हमारा आज का लेक्चर है द एंग्लो-सैक्सन पीरियड. तो एंग्लो-सैक्सन पीरियड इज़ फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी. ओके, तो क्या था ना, इनिशियली ब्रिटेन वॉज नॉट एग्जिस्टेड. ब्रिटेन पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो सबसे पहले क्या था, तो एक लैंड था जिसे हम ब्रिटॉन कहते थे, ब्रिटॉन. और यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ब्रिटॉन कहते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ नेटिव्स रहते थे. और ये लोग कब तक रहे वहाँ पे, ये लोग रहे 55 BC टू 410 AD तक. फिर इसे ब्रिटेन कहा गया. ओके, आफ्टर सम टाइम सम जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटेन. जर्मनिक ट्राइब्स ने ब्रिटेन को इन्वेड किया. जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटेन. सो ये जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे, ये लोग थे एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स. तो ये लोग ब्रिटेन में रहे 450 AD टू 1066 AD तक. ओके, जो एंगल्स एंड सेक्शंस थे ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे और जूट्स काफ़ी कम नंबर थे. इसलिए एंगल्स प्लस लैंड, इससे बना इंग्लैंड, इससे आया इंग्लैंड. सो द एंग्लो सैक्सन पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं. और एंगल्स, सेक्सन एंड जूट्स की अप्रॉक्स 600 ईयर तक यहाँ पे रहे. 600 ईयर तक यहाँ पे रहे. तो जो लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्रिटेन एंड जर्मनिक ट्राइब्स वॉज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. तो ये जो ब्रिटेन थे दे वे क्रिश्चियंस. ब्रिटेन जो थे दे वे क्रिश्चियंस रिलीजन वो फॉलो करते थे. प्रॉपरली तो वो क्रिश्चियंस मतलब वो प्रॉपरली तो क्रिश्चियंस नहीं थे, बट वो कुछ रिचुअल्स जो है वो क्रिश्चियनिटी के फॉलो करते थे. ओके, बट जो हमारे एंगल्स है दे वे पेगन्स. पेगन्स मीन्स दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड. इसलिए हमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक पोएट्री भी दिखती है और रिलीजियस पोएट्री भी दिखती है. उनमें रिलीजियस एलिमेंट भी आते हैं और पेगनिज्म भी आता है. तो बाद में क्या हुआ ना, सम इन्वेजन हैपन, मेनी इन्वेजन लाइक विकिंग सेटलमेंट. तो ये विकिंग सेटलमेंट क्या है, तो ये कुछ लोग थे जो काफ़ी क्रूअल थे. तो इस टाइम पे ना जो कुछ अच्छे वर्क्स थे वो लॉस्ट हो गए और लोगों का ध्यान लिटरेचर से और कल्चर से हटके कुछ अलग ही चीज़ों में रह गया. लोग लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे. वो अपने ही मिजरीज में उलझे रहते थे. सो और उस टाइम पे नो प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था. जो अच्छे जो पोएट्रीज थे वो ओरली बताया करते थे ये लोग. सो नो प्रिंटिंग प्रेस, नो प्रिंटिंग प्रेस. ओके, तो 5th सेंचुरी में क्या हुआ, 5th सेंचुरी जो सेंट ऑगस्टिन है उन्होंने क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन में स्प्रेड की.
सेंट ऑगस्टन spread Christianity in Britain. ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, तो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्स हैं उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो उनको मेंटेन करते थे, और काफ़ी सारे जो वर्क्स है वो ओरली मतलब सुनाया जाता था, तो इसलिए उनका रिटर्न में कुछ ज़्यादा है नहीं. और उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो पोइट्स को उस टाइम पे स्कोप्स कहा जाता था. स्कोप्स, तो ये स्कोप्स क्या, स्कोप्स मतलब पोइट. ओके, सो दे वेर डिस्कस कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज. जो कुछ फीचर्स थे उनको हम अभी समझते हैं. ओके, सो फीचर्स ऑफ पोएट्री. फीचर्स ऑफ पोएट्री, अगर हम नेट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो शायद आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएट्री के जो फीचर्स है वो कौन से है. तो हम लोगों को ध्यान रखना है, नंबर 1 पे है सेसुरा. सो सेसुरा मीन्स ब्रेक इन द मिडल लाइन. ब्रेक इन मिडल लाइन, अगर लाइन के बीच अगर कोई भी ब्रेक आता है सो उसे हम सेसुरा कहते हैं. और सेकंड है अलिटरेटिव वर्स. थर्ड है कैनिंग. ये है कंपाउंड वर्ड्स टू डोनेट. एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस. अब जो ये कैनिंग है, कैनिंग कंपाउंड वर्ड्स टू डोनेट, मतलब किसी एक वर्ड को जैसे हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसे हाउस ऑफ बोन्स अगर ऐसा वर्ड यूज़ करते तो उसे हम कैनिंग बोलते हैं. अभी हाउस ऑफ बोन्स क्या है, ह्यूमन की बॉडी क्या है, ह्यूमन की बॉडी ये पूरी बोन्स की है. ओके, तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स न बोलते उसे हाउस ऑफ बोन्स भी कह सकते हैं. सो इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैनिंग. ओके, सो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्रिटेन थे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे और जो एंगल्स थे वो पेगनिज्म. इसलिए हमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में रिलीजियस पोएट्री भी दिखेंगी, हीरोइक पोएट्री भी दिखेंगी. ओके, क्योंकि जो एंगल्स थे वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, इसलिए हमें यहाँ पे हीरोइक पोएट्री भी दिखेंगी और रिलीजियस पोएट्री भी दिखेंगी. ओके, तो उस टाइम पे जो व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री रहती थी, जैसे हीरोइक पोएट्री, लिरिक एंड रिलीजियस पोएट्री, अब हम इसको डिस्कस करेंगे. सो काइंड्स ऑफ पोएट्री. सो काइंड्स ऑफ पोएट्री में यहाँ पे क्या आएगा, हीरोइक पोएट्री, लिरिक्स एंड रिलीजियस पोएट्री. सबसे पहले हम हीरोइक पोएट्री को समझते हैं. ओके, हीरोइक पोएट्री में जो पहली पोएम है वो है बियोवुल्फ को इंग्लैंड का एपिक, नेशनल एपिक भी कहा जाता है. ये बात आपको ध्यान रखना है. आवर फर्स्ट हीरोइक पोएट्री इज बियोवुल्फ के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इसके ऑथर के बारे में पता नहीं है. ओके, बट जो पोएम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है बियोवुल्फ. तो हमें ये याद रखना है कि ऑथर इज नॉट नोन. बट पोएम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है बेवुल्फ, मतलब बेवुल्फ है सेंट्रल कैरेक्टर, इसलिए हम सेंट्रल कैरेक्टर है बेवुल्फ.
और जो बियोवुल्फ है वो इंग्लैंड का जो है वो नेशनल एपिक है। इंग्लैंड नेशनल एपिक। हाँ, तो बियोवुल्फ का जो है वो है बियोवुल्फ वॉज अ वॉरियर। तो क्या होता है ना, जो एक डेनमार्क जो एक प्लेस है, यहाँ के जो किंग है वो है हेरोदगत। हेरोदगस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम है ग्रैंडेल। ग्रैंडेल। तो किंग हेरोदगत के यहाँ पे एक हॉल होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होता है, बट ये जो मॉन्स्टर है वो वहाँ आके लोगों को परेशान करता है। सो बेवुल्फ जो है वो ग्रैंडेल को मार देता है, डिफीट ग्रैंडेल। सो ग्रैंडेल को मार देता है और बाद में जो ग्रैंडेल की मदर है वो बेवुल्फ को मारने के लिए आती है, बट बेवुल्फ उसके मदर को भी मार देता है। सो ये ओवरऑल इसका मतलब थीम है। और बट जब इनके साथ में जो वॉर होता है इसमें बेवुल्फ भी घायल हो जाता है, इसलिए कुछ दिन के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें बेवुल्फ के बारे में ये याद रखना है कि इट टेक प्लेस इन डेनमार्क। मॉन्स्टर है ग्रैंडेल जिसे डिफीट करता है बेवुल्फ। बस आपको बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल कैरेक्टर है बेवुल्फ, बस। देन द एक्स्टर बुक। इट्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट और इसमें 131 पोएम्स है। ओके। देन J.R.R. टॉकिंस। J.R.R. टॉकिंस एसे ऑन ट्रांसलेटिंग बेवुल्फ। एंड देन विलियम मॉरिस जो है उन्होंने भी बेवुल्फ को ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेशन ऑफ बेवुल्फ। सो दो लोगों ने जो है बेवुल्फ को ट्रांसलेट करना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और बाद में पोएम है वर्ल्डेयर। तो ये क्या है ना, जो वॉल्टर ऑफ एक्वेंटाइन। वॉल्टर ऑफ एक्वेंटाइन सो एक्वेंटाइन इज अ लैंड एक्चुअली, और यहाँ के जो किंग है उसे हम वॉल्टर कहते हैं। तो वो ही इज इन लव विथ हिल्डेगिथ। तो ये दोनों आपस में जो है वो लवर है और ये ट्रेजर चुराते हैं। स्टील द ट्रेजर ऑफ कोर्ट ऑफ एथेना। ये दोनों आपस में लवर है और ये क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ एथेला से ट्रेजर की चोरी करते हैं। और इस सेम ट्रेजर के पीछे है किंग ऑफ बरगंडी। किंग ऑफ बरगंडी भी इस ट्रेजर को चुराना चाहते हैं। ओके। तो ये बेसिकली इसकी आपको मैंने ओवरऑल एक व्यू दिया है वॉल्डियर का, कि वॉल्टर ऑफ एक्वेंटाइन जो ही इज इन लव विथ हिल्डेगिथ, और वो क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ एथेला से ट्रेजर की स्टोरी करते हैं, और ये इस ट्रेजर के पीछे किंग ऑफ बरगंडी भी है। ओके। देन हम लिरिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। देन है लिरिक। सो द फर्स्ट वन इज वॉन्डरर। तो वॉन्डरर में क्या है, जो ओल्ड मैन है हिज टॉक अबाउट वॉर, मतलब जो वॉर उनके यूथ में हुए और वॉर से कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कितने लोगों को हार्म होता है, इस बारे में जो ओल्ड मैन है वो बताते हैं। तो बेसिकली ये इसकी ये थीम है, टॉक अबाउट ऑन अटैक हैपन इन हिज यूथ। बस आपको इतना याद रखना है।
ओके, द सेकंड लिरिक इज सीफेरर। ये है हार्डशिप ऑफ लाइफ ऑफ विंकी सी। इसके बारे में आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसको जो है ना ट्रांसलेट किया है इज़रा पाउंड ने, ट्रांसलेटेड बाय इज़रा पाउंड। ये अमेरिकन जो पोएट है उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया है, अमेरिकन पोएट इज़रा पाउंड। ओके ओके, द थर्ड वन इज डियोज लेमेंट। डिवोर्स लेमेंट के बारे में आप ये याद रखिए कि जो एक सिंगर है, ही लॉस्ट हिज लॉर्ड्स फेवर, लॉस्ट हिज लॉर्ड फेवर। इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो सिंगर है उसने अपने जो लॉर्ड के फेवर है वो लॉस्ट की है। ओके, तो ये काफ़ी दुखी है, काफ़ी सैड है, ही इज़ वेरी सैड। बट जब वो ये दूसरों के सौरोज को देखता है तो उसे लगता है कि इसका दुख तो काफ़ी कम ही है, उसका सौरो तो काफ़ी कम है। तो बेसिकली ये है डियोज लेमेंट में। ओके, देन हम आते हैं रिलीजियस पोइट्री पे। रिलीजियस पोइट्री, ओके, रिलीजियस पोइट्री में हमको 3 जो पोएट है उनके बारे में ध्यान रखना है, कैडमन, बेड एंड सैनेवुल्फ। कैडमन के बारे में ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन्हें आल्सो नोन एज एग्लो मिल्टन। अभी इन्हें एग्लो मिल्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि कैडमन जो है वो हमेशा गॉड के बारे में लिखते थे, उनकी जो पोएट्रीज होती थी वो गॉड को डेडिकेट होती थी, इसलिए इन्हें एग्लो मिल्टन कहते हैं। क्योंकि मिल्टन की भी जो सारी पोएट्रीज रहती थी वो गॉड को डेडिकेटेड रहती थी, इसलिए इसलिए कैडमन को ऑल्सो नोन एज एग्लो मिल्टन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो तो कैडमन का जो है ना, कैडमन ने अपनी पोएट्रीज गॉड को क्यों गिफ्ट की, तो गॉड के लिए क्यों डेडिकेट की, इसका ये है क्योंकि जो कैडमन है वो अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, सिंग नहीं कर पाते थे। और उस टाइम का जो ट्रेडिशन था वो था कि सब लोग ग्रुप में मिलके कुछ ना कुछ, मतलब उनका म्यूज़िकल प्ले होता था, जो सब लोग मिलके इकट्ठा होते थे और जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है हाफ, वो पास करते थे। लेकिन कैडमन को कोई भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं देता था क्योंकि वो अच्छे से गा नहीं पाते थे, तो इसलिए वो काफ़ी दुखी रहते थे। बट एक दिन उनके सपने में गॉड आए और उन्होंने देखा कि अब वो अच्छे से गा पा रहे, वो अच्छे से बात कर पा रहे। तो दिस मिरेकल हैपन व्हेन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो अच्छे से गा पा रहे, तो इसलिए उन्होंने जो अपनी पोएट्री है वो गॉड को डेडिकेट की। सो कैडमन हिम जो डेडिकेटेड है गॉड को, ऑनर टू गॉड। और जो बेड है उन्होंने लिखा है एक्लेस्टिकल okay, narrator is speaking to Cross in his dream. Okay, so this poem is divided in 3 section. ये याद रखना है हमको, divided in 3 sections. 3 section. पहले है कि टॉक अबाउट विजन ऑफ क्रॉस, क्योंकि ना जो नैरेटर है वो क्रॉस से बात कर रहे हैं, तो टॉक अबाउट विजन ऑफ क्रॉस, विजन ऑफ क्रॉस।
द सेकंड वन इज जो क्रॉस है वो नैरेटर से बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर्स अकाउंट ऑफ जीसस डेथ, अकाउंट ऑफ जीसस डेथ। एंड थर्ड, ऑथर reflection about cross. Okay, so talk about vision of cross shares account of Jesus death, author reflection about cross। तो ये चीज़ें हमें ड्रीम ऑफ रूड में याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इतना ही है। ओके, तो हमें पता है कि अब पहले जो सारी पोएम्स है वो ओरली ट्रांसलेट किए जाती थी, मतलब वो लिखी नहीं जाती थी। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में प्रोज था ही नहीं, बट जब क्रिश्चियनिटी जब ब्रिटेन में आई तब जाके प्रोज डेवलप हुआ। तो प्रोज के बारे में हम ये बोलते हैं कि जो किंग एल्फ्रेड है, किंग एल्फ्रेड, इनका काफ़ी बड़ा नाम है प्रोज के लिए, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट किए ट्रांसलेट वर्क फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। ओके, और इन्होंने ही हमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल भी दिया है। किसने? किंग एल्फ्रेड ने। किंग एल्फ्रेड ने हमें काफ़ी बड़ा नाम आता है प्रोज के लिए, और इन्होंने हमें क्या दिया है? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल क्या है? ये दिस इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री। सो किंग एल्फ्रेड के बारे में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने जो है जो काफ़ी सारे वर्क्स है उनको लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल उन्होंने स्टार्ट किया, और उनका एजुकेशन में भी, इंग्लिश एजुकेशन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है किंग एल्फ्रेड का। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो बेड का जो वर्क है, इक्लेसिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, मतलब जो क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में आया था, तो इसको भी किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर एंग्लो सैक्सन पीरियड के हम नेटर सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं जाता है। अगर वर्क्स की हम याद रखें तो हमें इनके 1 लाइनर्स भी याद रखें तो मतलब हो जाएगा आपका। और जो फीचर्स है पोएट्री के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सैक्सन पोएट्री के क्या फीचर्स है, जैसे हमने सेसुरा, कैनिंग, ये भी आपको ध्यान रखने हैं बस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। थैंक यू।